जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी के बारे में, ये जिसको हम नेफ्रोलॉजी की टर्म में एकेआई कहते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी जो है ये बेसिकली सडन एंड ऑफन रिवर्सिबल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन है कि पेशेंट का जो है वो सडन यानी फौरन और रिवर्सिबल यानी इसको आप रिवर्ट कर सकते हैं किडनी फंक्शन का जो लॉस होता है। This condition is characterized by rapid decline in GFR resulting in the combination of waste products and electrolyte imbalance। क्योंकि ये किडनी को सडन इंसल्ट होती है उसकी वजह से जो है आपका जो GFR है यानी जो गुर्दे कितने परसेंट काम कर रहे हैं उसको मापने के लिए जो हम पैरामीटर यूज करते हैं उसको हम GFR कहते हैं, वो रैपिडली आपका डिक्लाइन कर जाता है जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो जिसम में कम्बोनेट हो जाते हैं और साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम पोटेशियम और इनका आपस में इम्बैलेंस हो जाता है। अब एकेआई को हम इसकी डिफाइन किस तरह करते हैं? अगर 48 घंटे में जो आपका क्रेटिनिन है उसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज आ जाए बाय 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अगर 48 आवर्स में इंक्रीज आ जाए तो इसको हम एकेआई कहते हैं। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है, अगर आपका 7 दिन में बेस लाइन से जो क्रेटिनिन है आपका जितना पहले क्रेटिनिन था उस बेस लाइन से आपका क्रेटिनिन 1.5 टाइम ज्यादा हो जाए 7 दिन में तो इसको भी हम एकेआई कहते हैं। या अगर आपका जो यूरिन आउटपुट है वो 0.5 ml पर केजी पर आवर फॉर 6 आवर्स से लेस हो, अगर आपका यूरिन आउटपुट 0.5 mg पर केजी पर आवर मुसलसल 6 घंटे के लिए इससे कम हो तो इसको हम एकेआई कहते हैं। अब एकेआई के जो इसके कॉजेज में 3 आते हैं कॉजेज। एक है कि रीनल कॉजेज जो कि ब्लड वॉल्यूम या ब्लड सप्लाई जो किडनी को जा रही होती है उसमें चेंज की वजह से आते हैं। फिर रीनल कॉजेज आते हैं जो कि गुर्दे के अंदर से स्ट्रक्चरल कॉजेज आते हैं। और फिर आते हैं इसमें पोस्ट रीनल कॉजेज जो मतलब हमारे गुर्दे के बाद जो चीज़ें हैं उनमें अगर कोई मसला है तो उसकी वजह से आते हैं। अब जो परीरीनल कॉजेज आते हैं उसमें सबसे पहला काज है हार्ट फेलियर। अगर किसी पेशेंट का हार्ट फेल हो जाए तो उसकी वजह से कोई क्या हो सकता है, किसी पेशेंट का सडन ब्लड लॉस हो जाए जिससे कि किसी ट्रॉमा में हो सकता है, बर्न्स में हो सकता है, किसी एक्सीडेंट में हो सकता है, फ्लूइड लॉस हो जाए वो किसी बर्न में हो सकता है, अगर कोई पेशेंट झुलस जाए या जल जाए उसमें हो सकता है, या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस किडनी की कंडीशन उसमें हो सकता है। और जो रीनल काजेज है उसमें आपका एटीएन आता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस जो कि किसी सिकल सेल डिजीज की वजह से हो सकता है, अगर आप दर्दों की दवाइयाँ एंसिड यूज करें उसकी वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस यानी शुगर की वजह से हो सकता है। फिर इसके रीनल के दूसरे कॉजेज में आते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ये एंटीबायोटिक्स की वजह से भी हो सकती है और दर्दों की दवाइयाँ इस्तेमाल करने यानी एंसिड इस्तेमाल करने से भी हो सकता है। और फिर आती है जीएम जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ग्लैमेरुलोनेफ्राइटिस आते हैं। फिर पोस्ट रीनल कॉजेज में आते हैं कि अगर स्टोन्स की वजह से कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो उसकी वजह से एकेआई डेवलप हो सकता है, किडनी का कोई ट्यूमर पड़ा हो और इन्फ्लेमेशन यानी पाइलोनेफ्राइटिस हो उसकी वजह से एकेआई हो सकता है, या आपका जो प्रोस्टेट है अगर वो बढ़ा हुआ हो तो उसकी वजह से भी एकेआई हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम इन्वेस्टिगेट किस तरह करते हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो आप अर्जेंट जो है पेशेंट की एबीजीज और वीबीजीज करवाते हैं फॉर द पोटेशियम। उसके बाद आप उसकी ईसीजी करवाते हैं कि फॉर हाइपरकैलेमिया कि कहीं उसका पोटेशियम तो नहीं बढ़ा हुआ, उसमें ईसीजी चेंजेस तो नहीं आ रहे। फिर आप उसके ब्लड टेस्ट में आप उसके सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लेते हैं जिसमें आपका सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और बाइकार्ब आता है, आप उसका कैल्शियम करवा लेते हैं, फॉस्फेट करवा लेते हैं, उसका फुल ब्लड काउंट करवा लेते हैं। किसी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आप सीआरपी करवा लेते हैं। फिर उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स पीटीएबीडी एनआर करवा लेते हैं, एलएफटीज करवा लेते हैं। फिर उसका प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, हेपेटाइटिस की सीरोलॉजी करवाते हैं कि कहीं हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से तो नहीं हो रहा। उसमें कुछ ऑटो एंटीबॉडीज करवाते हैं जिसमें एंका आता है, सी एंका और पी एंका आता है। उसके बाद उसमें एंटी जीबीएम आता है। फिर कंप्लीमेंट लेवल्स करवाते हैं जिसमें C3 और C4 आता है। फिर उसका एएसओ टाइटर करवा लेते हैं या रूमाटाइड फैक्टर करवा लेते हैं। और यूरिन में आप प्रोटीन यूरिया देखते हैं, हीमाचूरिया देखते हैं, डिप्स्टिक करवाते हैं फॉर माइक्रोस्कोपी कल्चर और अल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो। अब जब भी आप पेशेंट की इसमें देखेंगे यूरिन ऑस्मोलैरिटी देखेंगे वो परीरीनल में 500 से ज़्यादा होगी, जो रीनल होगा उसमें 350 से कम होगी और पोस्ट रीनल में भी 350 से कम होगी। जो यूरानिल सोडियम होगा वो अगर परीरीनल एकेआई है तो उसमें 20 से कम होगा और
रीनल में 40 से ज़्यादा होगा और पोस्ट रीनल में 40 से ज़्यादा होगा यूरिन सोडियम। और फिर इसमें हम एक क्राइटेरिया देखते हैं, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम देखते हैं, वो परी रीनल में लेस देन 1 होगी, रीनल में ग्रेटर देन 2 होगी और पोस्ट रीनल में लेस देन 1 होगी। और फिर हम सीरम ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ओवर क्रेटिनिन रेशियो देखते हैं, वो परी रीनल में 20 से ज़्यादा होगी और रीनल में लेस देन 15 होगी और पोस्ट रीनल में वो वेरी करती है। अब हम आते हैं इसकी मैनेजमेंट पे कि आपने एकेआई को मैनेजमेंट इसको किस तरह करनी है। सबसे पहले जो है इसकी जनरल मेजर्स में आते हैं। पहले आपने पेशेंट का वॉल्यूम स्टेटस असेस करना है। वॉल्यूम स्टेटस में आपने देखना है कि पेशेंट का जो यूरिन वॉल्यूम है वो कहीं कम तो नहीं है। फिर आपने उसकी जेवीपी देखनी है, ठीक है। फिर आपने उसका देखना है कि उसका बीपी और पल्स तो नहीं ड्रॉप कर रहा। फिर उसके बाद आपने एम करना है फॉर यू वॉल्यूम में। आपने देखना है कि पेशेंट ना डिहाइड्रेटेड हो ना ओवर हाइड्रेटेड हो। उसके लिए आपने 24 आवर पीरियड के लिए आपने उसको ऑब्जर्व करना है, ताकि आप जो उसका इनपुट है उसको आप उसके मैच कर सकें उसके लॉस में, कि पेशेंट कितना लॉस कर रहा है, उसका चाहे यूरिन से लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है, या वॉमिटिंग आ रही है पेशेंट को वहाँ से लॉस हो रहा है, या डायरिया है तो वहाँ से लॉस हो रहा है, या अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई है जो ड्रेन्स में से तो नहीं लॉस हो रहा। और फिर आपने उसमें 500 ml जो है इनसेंसिबल लॉसेस का भी ऐड कर देना है। फिर आपने पोटेशियम कंटेनिंग जो फ्लूइड्स हैं वो आपने अवॉइड करने हैं अनलेस के पेशेंट को हाइपोकलीमिया ना हो। फिर आपने जो है गुर्दे को खराब करने वाली है नेफ्रोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं वो आपने स्टॉप कर देनी है। उसमें आपकी एनसेड आती हैं, एसी इनहिबिटर्स आते हैं, जेंटामाइसिन आती हैं और एम्फोटेरिसिन भी आती है। फिर आपने मेटफॉर्मिन को रोक देना अगर आपका क्रेटिनिन जो है वो 150 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है। फिर इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एम करना है कैलोरिक इंटेक का पेशेंट का। अगर पेशेंट कैटेगोरिज्म में यानी बर्न्स की वजह से या सेप्सिस की वजह से उसकी एनर्जी वेस्ट हो तो उसके आपने उसको कैलोरीज देनी है और आपने प्रोटीन का जो इंटेक है वो 0.5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से उसको मैनेज करना है। फिर आपने कॉज को ट्रीट करना है, आपने अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना है। अगर पेशेंट को रीनल एकेआई है तो आपने उसका वॉल्यूम जो डिप्लीशन है उसको करेक्ट करना है विद अप्रोप्रिएट फ्लूइड्स। फिर आपने सेप्सिस को ट्रीट करना है विद एंटीबायोटिक्स। और अगर उसका पोस्ट रीनल कॉज है तो पोस्ट रीनल कॉज के लिए आपने पेशेंट को फोलिक एस्टर पास कर देना है और साथ आपने पेशेंट का सीटी करवाना है, सीटी के जो भी यानी रीनल ट्रैक्ट का सीटी करवाना है और उस पेशेंट को आपने यूरोलॉजी की तरफ रेफर कर देना है। अगर आप देख रहे हैं कि पेशेंट को कोई पोस्ट रीनल कॉज है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो आपने यूरोलॉजी के साथ डिस्कस करना है रिगार्डिंग सिस्टोस्कोपी, या आप कोई स्टेंट प्लेस करना चाह रहे हैं या नेफ्रोस्टमी के लिए। फिर हम बात करते हैं जी रीनल कॉज के बारे में। तो रीनल कॉज जब भी अगर आपको मिल जाता है तो उसके लिए आपने पेशेंट को अर्जेंट जो है आपने रेफर करना है किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। अब नेफ्रोलॉजिस्ट जो है वो असेस करेगा कि उसको एकेआई किस वजह से हो रहा है, आइदर जीएन की वजह से, ग्लैंडुलोनेफ्राइटिस की वजह से हो रहा है, किसी हेपेटोरेनल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, किसी पल्मोनरी रीनल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है, या अगर पेशेंट को यूरिन नहीं आ रहा तो वो अब नेफ्रोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेगा कि पेशेंट का डायलिसिस होना है या नहीं होना। इसका तीसरे स्टेप में आता है हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करेंगे। एकेआई की कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को हाइपरकलीमिया हो सकता है, हाइपोटेशियम हो सकता है, जिसको आपको सबसे पहले तो अगर हाइपरकलीमिया पेशेंट को तो आपने उसको वेंटोलिन से या साल्ब्यूटामोल से आपने उसको नेबुलाइज करवाना है। फिर आपने उसको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है। फिर आपने उसको 25% डेक्सट्रोज के साथ इंसुलिन की एम्प्यूल्स देने हैं। और फिर आपने पेशेंट को पोटेशियम बाइंडर जिसमें आपका केस टायरिन कैल्कुलेट पाउडर आता है विद डूफालेक्ट सिरप वो देना है। और अगर पेशेंट को एसिडोसिस के लिए आप बाइकार्ब भी दे सकते हैं। फिर आपने देखना है कि कहीं पेशेंट पल्मोनरी एडीमा में तो नहीं है। अगर पेशेंट पल्मोनरी एडीमा में है तो उसके लिए आपने उस पेशेंट को लूप डाययूरेटिक्स देने हैं, पेशेंट को लेसिक्स के इंजेक्शन देना है ताकि उसको डाययूरीज करना है। फिर उसके साथ आपने उसको मॉर्फिन देनी है ताकि पेन से उसको रिलीव हो। फिर आपने पेशेंट को जो है प्रॉप अप करना है, उसको उठा के बिठाना है ताकि उसका सांस बेहतर हो, ठीक है, और उसका परिलोड बेहतर हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूरीमिया के बारे में। अगर पेशेंट को यूरीमिया कॉम्प्लिकेशन आ रही है जैसे पेरिकार्डाइटिस आ रहा है या इंसेफ्लोपैथी आ रही है तो उसके लिए आपने पेशेंट को डायलाइज करना है। और फिर अगर एसिडोसिस है तो उसके लिए आप उसको आईवी रिप्लेसमेंट आईवी रिप्लेसमेंट करते हैं बाइकार्ब को। फिर अब आप बात करेंगे कि रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दो किस्म की है, डायलिसिस दो किस्म की, इसमें हीमोडायलिसिस है और हीमोफिल्ट्रेशन है। अब ये नेफ्रोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा
कि पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत है या नहीं। अब डायलिसिस की क्या इंडिकेशन होती है? अगर पेशेंट को हाइपरकलीमिया है और वो अनरिस्पॉन्सिव है मेडिसिन से, तो उस सूरत में आप पेशेंट को डायलाइज करेंगे। और अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा है और वो मेडिकल ट्रीटमेंट से अनरिस्पॉन्सिव है, तो उस टाइम पे आप उसको डायलाइज करेंगे। या पेशेंट को यूरिमिक कॉम्प्लिकेशन आ रही है जिसमें आपकी पेरिकार्डाइटिस है, इंसेफ्लोपैथी, तो उस टाइम करेंगे। और फिर आप उसको डायलाइज करेंगे अगर पेशेंट को सवेयर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, अगर उसका पीएच जो है, उसकी एबीजीज में जो पीएच है वो लेस देन 7.2 है, और अगर उसकी जो बेस एक्सेस है वो लेस देन 10 है, तब तक। बहुत शुक्रिया।